नमस्कार, सुप्रभात। स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ अमृता चौरसिया। राज्यसभा के 252वें सत्र के पहले दिन 14 सितंबर को राज्यसभा के उपसभापति का चुनाव होगा। इसी दिन नवनिर्वाचित सांसदों को सभापति एम वेंकैया नायडू शपथ दिलाएंगे। कोरोना महामारी के मद्देनजर संसद के आगामी सत्र में कई व्यवस्थाओं में बदलाव किए जा रहे हैं। इन सबसे संबंधित खबरों का देंगे सिलसिलेवार ब्यौरा। साथ ही पहला विश्व सौर प्रौद्योगिकी शिखर सम्मेलन की जो तैयारी है वो पूरी हो चुकी है। 149 देशों के 26,000 से अधिक प्रतिभागी सम्मेलन में शिरकत कर रहे हैं। इधर केंद्र सरकार ने मानसिक स्वास्थ्य पुनर्वास के लिए किरण हेल्पलाइन सेवा शुरू की है। इसके अलावा आज अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस है। बुलेटिन में इससे जुड़ी हुई खबरों पर डालेंगे नजर। साथ ही बात करेंगे देश भर में कोविड-19 की स्थिति पर और होंगी तमाम अहम खबरें। आइए शुरुआत करते हैं खबरों के सिलसिले की। कोरोना संकट के बीच संसद के मॉनसून सत्र की तैयारियां अंतिम चरण में हैं। कोरोना महामारी के मद्देनजर संसद के आगामी सत्र में कई व्यवस्थाओं में बदलाव किया जा रहा है ताकि कोविड-19 के संक्रमण के खतरे को कम से कम रखा जा सके। साथ ही सदन में सुचारू संचालन के लिहाज से भी कुछ नियम तय किए गए हैं। राज्यसभा सांसद 252वें सत्र के दौरान विभिन्न संसदीय नोटिसों और पत्राचार में विभाजन संख्या की जगह अपनी पहचान पत्र संख्या का इस्तेमाल करेंगे। ऐसी व्यवस्था सीटों में बदलाव की वजह से करना पड़ रहा है। सोशल डिस्टेंसिंग के मानकों के तहत 6 फीट की शारीरिक दूरी के लिहाज से लोकसभा और राज्यसभा चैम्बर में सांसदों को बिठाने की व्यवस्था की जा रही है। ऐसे में उन्हें कोई निर्धारित सीट या विभाजन संख्या का आवंटन नहीं किया गया है। इसकी जगह अलग अलग स्थानों पर प्रत्येक दल के लिए सीटों की संख्या संबंधित दलों की संख्या के लिहाज से तय की गई है। सांसदों से अनुरोध किया गया है कि वे पत्राचार और नोटिसों के साथ सदन में मतदान के दौरान उपयोग की जाने वाली विभाजन पर्चियों में विभाजन संख्या की जगह अपनी पहचान पत्र संख्या लिखें। कोविड-19 के मद्देनजर पत्रों की भौतिक देखरेख के काम को कम करने के लिए 252वें सत्र के दौरान संसदीय पत्रों की भौतिक प्रतियों का परिचालन बंद करने का फैसला लिया गया है। इसलिए सदस्यों की सुविधा के लिए संसदीय पत्रों यानी कार्यावली, संशोधित कार्यावली, अनुपूरक कार्यावली, संसदीय समाचार और सभापटल पर रखे जाने वाले पत्र सदस्य लॉगिन पोर्टल पर उपलब्ध कराए जाएंगे। संसदीय पत्र राज्यसभा की वेबसाइट पर भी उपलब्ध हैं, जिनका प्रिंट लिया जा सकेगा। सदस्यों की सुविधा के लिए उपस्थित रजिस्टर को सदस्यों के हस्ताक्षर के लिए 4 अलग अलग भागों में बांटकर आंतरिक लॉबी में 4 अलग अलग मेजों पर रखा गया है। राज्यसभा सभापति ने निर्देश दिया है कि अपना प्रथम भाषण देने वाले सदस्य को इस प्रकार अपना भाषण देना चाहिए जिससे दिन के लिए निर्धारित कार्य के लिए समय प्रबंधन प्रभावित ना हो और उसे 15 मिनट से अधिक समय नहीं लेना चाहिए। साथ ही वाद विवाद में भागीदारी के लिए नाम देने की समय सीमा भी तय की गई है। कार्य मंत्रणा समिति ने यह फैसला लिया है कि जो सदस्य किसी वाद विवाद में बोलना चाहते हैं उन्हें वाद विवाद शुरू होने से 30 मिनट पहले तक अपना नाम पटल कार्यालय को दे देना चाहिए। वाद विवाद शुरू होने से 30 मिनट पहले तक प्राप्त नामों को ही वक्ताओं की सूची में शामिल किया जाएगा और उसके बाद प्राप्त किसी भी अनुरोध पर विचार नहीं किया जाएगा। अरविंद कुमार सिंह के साथ कृति मिश्रा, राज्यसभा टीवी। राज्यसभा के उपसभापति पद के चुनाव की प्रक्रिया शुरू हो गई है। उपसभापति का चुनाव 14 सितंबर को उच्च सदन की बैठक के आरंभिक चरण में होगा। सांसदों को शपथ दिलाने, श्रद्धांजलि और सभापटल पर पत्रों को रखने का काम पूरा होने के तत्काल बाद उपसभापति के निर्वाचन की प्रक्रिया पूरी होगी। सांसदों को राज्यसभा सचिवालय की ओर से इस बारे में सूचना भेजी गई है। आधिकारिक सूचना के मुताबिक उपसभापति के चुनाव से संबंधित प्रस्ताव राज्यसभा नोटिस ऑफिस में 11 सितंबर 2020 को दोपहर 12 बजे तक सांसदों की ओर से दिए जा सकते हैं। उसके बाद दिए गए नोटिस रद्द माने जाएंगे। राज्यसभा की प्रक्रिया और कार्य संचालन विषयक नियम संख्या 7 के तहत ये चुनाव संपन्न कराया जाएगा। राज्यसभा के 252वें सत्र के पहले दिन 14 सितंबर को दोपहर 3 बजे नवनिर्वाचित सांसदों को सभापति एम वेंकैया नायडू शपथ दिलाएंगे। इससे पहले द्विवार्षिक चुनावों में जीते 45 सांसदों को 22 जुलाई को सभापति ने राज्यसभा चैम्बर में शपथ दिलाई थी। तब 14 सांसद समारोह में शिरकत नहीं कर पाए थे। हाल में केरल और उत्तर प्रदेश में उपचुनाव में जीते 3 सांसद
इनकी भी शपथ होनी है। फिलहाल 252वें सत्र के दौरान गैलरियों में सांसदों के बैठने का प्रबंध किया गया है और इस वजह से ये फैसला लिया गया है कि शपथ समारोह में नवनिर्वाचित सांसद अपने साथ किसी अतिथि को नहीं ला सकेंगे। 14 सितंबर को जो सांसद किसी कारण से शपथ नहीं ले सकेंगे, अग्रिम सूचना के आधार पर सचिवालय उनके लिए अगले दिन सुबह 9 बजे बैठक में शपथ का प्रबंध कराएगा। कौन किस भाषा में शपथ लेगा, इसकी तैयारियां भी सचिवालय के स्तर पर कराई जा रही हैं। संसद भवन परिसर में आज अहम संसदीय समितियों की बैठक होने जा रही है। इनमें पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल 2019 की पड़ताल कर रही संयुक्त समिति और 4 विभाग संबंधी स्थायी समितियां शामिल हैं। वाणिज्य संबंधी संसदीय स्थायी समिति भारत में कोविड-19 के बाद अर्थव्यवस्था में निवेश आकर्षित करने की चुनौतियों और अवसर विषय पर चर्चा करेगी। समिति इस विषय पर CII और फार्मास्यूटिकल्स एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल के प्रतिनिधियों की राय जानेगी। कार्मिक लोक शिकायत विधि और न्याय संबंधी स्थायी समिति अपनी ड्राफ्ट रिपोर्ट को अंतिम रूप देने के लिए बैठक कर रही है। विदेश संबंधी स्थायी समिति भी विदेश मंत्रालय के प्रतिनिधियों से पड़ोसी देशों को प्राथमिकता विषय पर विचार करेगी। वित्त संबंधी स्थायी समिति अपने ड्राफ्ट रिपोर्टों को अंतिम रूप देने के साथ IRDA, पेंशन फंड रेगुलेटरी अथॉरिटी और LIC के प्रतिनिधियों का साक्ष्य लेगी। समिति फाइनेंसिंग स्टार्टअप्स इकोसिस्टम विषय पर पड़ताल कर रही है। पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन विधेयक 2019 की पड़ताल कर रही दोनों सदनों की संयुक्त समिति इस मसले पर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के प्रतिनिधियों का साक्ष्य लेगी। लोकसभा की विशेषाधिकार समिति भी अपनी बैठक करने वाली है, जिसमें सांसद राजू बिष्ट, श्याम सिंह यादव का मौखिक साक्ष्य होगा। निशिकांत दुबे के विशेषाधिकार नोटिस पर देवघर के पुलिस अधीक्षक पीयूष पांडे को समिति ने तलब किया है। समिति सांसद हनुमान बेनीवाल की विशेषाधिकार हनन की शिकायत की पड़ताल भी कर रही है। अरविंद कुमार सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। संसद की स्वास्थ्य और परिवार कल्याण संबंधी स्थायी समिति ने देश में कोविड-19 महामारी और इससे निपटने के लिए किए जा रहे उपायों पर एक बार फिर विचार विमर्श किया। समिति ने अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान यानी एम्स के निदेशक डॉक्टर रणदीप गुलेरिया के विचारों को विस्तार से समझा। वरिष्ठ सांसद प्रोफेसर रामगोपाल यादव की अध्यक्षता वाली ये समिति कोविड-19 महामारी के प्रकोप और संबंधित आकस्मिक स्थिति और इससे निपटने की योजना पर विस्तृत पड़ताल कर रही है। समिति की बैठक मेन कमेटी रूम में करीब 2.5 घंटे चली और इस दौरान 12 सांसद मौजूद रहे। समिति पिछली बैठक में स्वास्थ्य और परिवार कल्याण सचिव राजेश भूषण से कोविड-19 से निपटने की तैयारियों और भावी योजनाओं पर विस्तार से चर्चा कर चुकी है। मॉनसून सत्र की तैयारियों के बीच सत्ता पक्ष और विपक्ष भी अपनी रणनीति को अंतिम रूप देने में जुटा है। इसी सिलसिले में कांग्रेस संसदीय रणनीति समूह की आज वर्चुअल बैठक होगी, जिसमें मॉनसून सत्र के दौरान पार्टी की रणनीति पर मंथन होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जयपुर में पत्रिका गेट का उद्घाटन करेंगे। इस भव्य गेट का निर्माण शहर में जवाहरलाल नेहरू मार्ग पर समाचार पत्रों के पत्रिका समूह ने किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस अवसर पर समूह के अध्यक्ष की 2 पुस्तकों का विमोचन भी करेंगे। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू आज 35वीं राष्ट्रीय नेत्रदान पखवाड़ा के मौके पर राष्ट्रीय नेत्र रोग विशेषज्ञ सम्मेलन को संबोधित करेंगे। इस कार्यक्रम का आयोजन सक्षम द्वारा किया जा रहा है। आप सभी आज शाम 5:30 बजे से राज्यसभा टीवी पर उपराष्ट्रपति निवास से इस कार्यक्रम का सीधा प्रसारण देख सकते हैं। पहला विश्व सौर प्रौद्योगिकी शिखर सम्मेलन की पूरी तैयारियां हो चुकी हैं। 149 देशों के 26,000 से अधिक प्रतिभागी सम्मेलन में शिरकत कर रहे हैं। ISA असेंबली के अध्यक्ष और भारत के ऊर्जा और नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री राजकुमार सिंह और फ्रांस की पारिस्थितिक मंत्री बारबारा पोम्पली समेत विभिन्न देशों के प्रतिनिधि सम्मेलन में शिरकत करेंगे। विश्व सौर प्रौद्योगिकी शिखर सम्मेलन में सौर ऊर्जा में अगली पीढ़ी की प्रौद्योगिकियों की नवाचार स्थिति के बारे में प्रदर्शन और विचार विमर्श के द्वारा सस्ती और टिकाऊ स्वच्छ हरित ऊर्जा के उत्पादन में तेजी लाने के बारे में प्रकाश डाले जाने की उम्मीद है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री धर्मेंद्र प्रधान समारोह को संबोधित करेंगे। रेल और वाणिज्य उद्योग मंत्री पीयूष गोयल सम्मेलन के मुख्य अतिथि होंगे। यूरोपीय आयोग की ऊर्जा आयुक्त काद्री सिम्पसन, जो यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष का प्रतिनिधित्व करते हुए शिखर सम्मेलन में एक महत्वपूर्ण संदेश देंगी।
उद्घाटन सत्र 3 अनुबंधों के निष्कर्ष और घोषणा के साथ बड़े एजेंडे की शुरुआत का गवाह बनेगा। इसमें एक अनुबंध IAS और इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ रेफ्रिजरेशन और दूसरा ग्लोबल ग्रीन ग्रोथ इंस्टीट्यूट और तीसरा नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन के साथ होगा। नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय, विश्व बैंक और अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन के बीच एक त्रिपक्षीय समझौते पर हस्ताक्षर किए जाएंगे। सम्मेलन के दौरान साउथ फ्लोरिडा विश्वविद्यालय के प्रोफेसर और स्वच्छ ऊर्जा अनुसंधान केंद्र के निदेशक डॉक्टर धीरेन्द्र योगी गोस्वामी द्वारा ISA की तकनीकी पत्रिका सोलर कंपास 360 भी लॉन्च की जाएगी। उद्घाटन के बाद होने वाले वैश्विक CEO के सत्र में दुनिया के सबसे बड़े निगमों के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों के बीच विचार विमर्श होगा। 4 तकनीकी सत्रों में प्रसिद्ध शिक्षाविदों, वैज्ञानिकों, शोधकर्ताओं के साथ साथ उद्योग जगत के दिग्गज सौर PV प्रौद्योगिकी भविष्य की संभावनाओं और 2030 तक और उसके बाद सौर ऊर्जा के विजन के बारे में विचार विमर्श आयोजित किए जाएंगे। सम्मेलन की पूरी कार्रवाई 4 भाषाओं अंग्रेजी, स्पेनिश, फ्रेंच और अरबी में उपलब्ध रहेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति पर कल राज्यपालों के सम्मेलन के उद्घाटन सत्र को संबोधित किया। राष्ट्रपति ने कहा कि शिक्षा नीति में भारतीय भाषाओं, कला और संस्कृति को प्राथमिकता दी गई है। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई शिक्षा नीति को सभी पुरानी शिक्षा नीतियों का बेहतर विकल्प बताया। उन्होंने ये भी कहा कि नई शिक्षा नीति देश की आकांक्षाओं से जुड़ी है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 देश की आकांक्षाओं से जुड़ी है और भारतीय युवाओं को नई चुनौतियों का सामना करने के लिए तैयार करेगी, साथ ही रोजगार के नए अवसर भी पैदा करेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को राज्यपालों के सम्मेलन में कहा कि देश भर से मिले 2 लाख से अधिक लोगों के सुझावों को नई शिक्षा नीति में समाहित किया गया है। ये शिक्षा नीति सरकार की शिक्षा नीति नहीं है, ये देश की शिक्षा नीति है। जैसे विदेश नीति किसी सरकार की नहीं, देश की विदेश नीति होती है, रक्षा नीति किसी सरकार की नहीं, देश की रक्षा नीति होती है, वैसे ही शिक्षा नीति भी कौन सरकार है, किसकी सरकार है, कौन बैठा है, कौन नहीं बैठा है, उसके आधार पर नहीं चलती है। शिक्षा नीति देश की ही नीति होती है। कोई भी सिस्टम उतना ही इफेक्टिव और इंक्लूसिव हो सकता है जितना बेहतर उसका गवर्नेंस मॉडल होता है। यही सोच एजुकेशन से जुड़ी गवर्नेंस को लेकर भी ये पॉलिसी रिफ्लेक्ट करती है। नई शिक्षा नीति पर आयोजित सम्मेलन में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए प्रधानमंत्री ने कहा कि देश के लक्ष्यों को शिक्षा नीति और व्यवस्था के जरिए ही पूरा किया जा सकता है। शिक्षा नीति में सरकार का दखल कम होना चाहिए, क्योंकि शिक्षा नीति से जितना अधिक शिक्षक, अभिभावक और छात्र छात्राएं जुड़ेंगे, उतनी ही इसकी प्रासंगिकता बढ़ेगी। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने भी सम्मेलन को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि नई शिक्षा नीति 2025 तक प्राथमिक विद्यालय स्तर पर सभी बच्चों को बेसिक साक्षरता प्रदान करने को सर्वोच्च प्राथमिकता देती है। इस शिक्षा नीति में यह स्पष्ट किया गया है कि सार्वजनिक शिक्षा प्रणाली ही जीवंत लोकतांत्रिक समाज का आधार होती है। अतः सार्वजनिक शिक्षण संस्थानों को मजबूत बनाना अत्यंत आवश्यक है। नई शिक्षा नीति में इस बात पर बल दिया गया है कि हम सबको भारतीय जीवन मूल्यों पर आधारित आधुनिक शिक्षा प्रणाली विकसित करनी है। साथ ही यह भी प्रयास करना है कि सभी को उच्च गुणवत्ता से युक्त शिक्षा प्राप्त हो तथा एक जीवंत व समता मूलक नॉलेज सोसाइटी का निर्माण हो। उच्च शिक्षा में परिवर्तन लाने में नई शिक्षा नीति 2020 की भूमिका शीर्षक से आयोजित इस सम्मेलन का आयोजन केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने किया। नई शिक्षा नीति 1986 के शिक्षा नीति के 34 साल बाद आई है और इसका उद्देश्य विद्यालयों और उच्च शिक्षा के क्षेत्र में महत्वपूर्ण सुधार करना है।
सम्मेलन में राज्यों के शिक्षा मंत्री, राज्य विश्वविद्यालयों के कुलपति और अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी शामिल हुए। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। और इसी के साथ यहाँ पर रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। गोमतेश्वर कर्नाटक में श्रवणबेलगोला की पहाड़ी पर स्थित भगवान बाहुबली को समर्पित 57 फीट ऊंची ये मूर्त है। कर्नाटक शिल्प कला का शाहकार। भारत के 7 अजूबों में होता है इसका शुमार। इतनी बुलंद कि 30 किलोमीटर दूर से भी आप कर सकते हैं इसका दीदार। हर 12 साल में होता है बाहुबली का महामस्तकाभिषेक। भक्त करते हैं दूध, केसर और सोने के सिक्कों से इनका श्रृंगार। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। भारत ने लगभग 5 करोड़ कोविड जांच करने का रिकॉर्ड बनाया है। अब तक किए गए 4,95,51,507 नमूनों की जांच के साथ ही संक्रमण की दर को 8.5% से नीचे बनाए रखा गया है। पिछले 24 घंटों में 1,655 प्रयोगशालाओं में देश भर के 7,20,000 से अधिक कोविड नमूनों की जांच की गई। पिछले 5 महीनों में देश में कोविड नमूनों की जांच में लगातार तेजी आई है। इस वर्ष 23 मार्च को केवल 160 प्रयोगशालाओं से शुरू होकर इस समय देश में 1,028 सरकारी तथा 627 निजी प्रयोगशालाओं के माध्यम से जांच का काम चल रहा है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा कि जांच के काम में तेजी लाने से संक्रमण के मामलों की शीघ्र पहचान हो रही है और मृत्यु दर को भी काफी सीमित रखा गया है। साथ ही पृथकवास और अस्पतालों में भर्ती करने की व्यवस्था को भी चुस्त दुरुस्त बनाए रखा गया है। देश में कोविड से ठीक होने वालों की संख्या में लगातार वृद्धि हो रही है। सोमवार को यह आंकड़ा 32 लाख को पार कर गया। सोमवार को जारी आंकड़ों के मुताबिक कुल संख्या 32,50,429 पर पहुंच गई। पिछले 24 घंटों के दौरान 69,564 रोगियों को अस्पताल से छुट्टी दी गई, जिसके परिणाम स्वरूप ठीक होने वालों की संख्या 77.31% पर पहुंच गई। टेस्ट, ट्रैक और ट्रीट की रणनीति के तहत किए गए सक्रिय प्रयासों और व्यापक स्तर पर जांच के माध्यम से शुरुआती चरणों में ही मामलों की पहचान करने में मदद मिली। बेहतर एम्बुलेंस सेवाओं और रोगियों की स्थिति ज्यादा बिगड़ने से पहले ही समय रहते उन्हें अस्पताल में भर्ती किए जाने से बड़ी संख्या में लोग ठीक हो रहे हैं और उन्हें अस्पताल से छुट्टी दी जा रही है। कोविड से मरने वालों की दर भी घटते हुए सोमवार को 1.70% पर आ गई। पिछले 24 घंटे में 90,802 नए मामले सामने आने से संक्रमित मरीजों की कुल संख्या 42,04,614 हो गई। इस समय देश में 8,82,542 व्यक्ति कोरोना संक्रमित हैं। पिछले 24 घंटों में 1,016 मौतें होने से इस बीमारी से मरने वालों की संख्या 71,642 हो गई। देश में कोविड संक्रमण के कुल मामलों में से 60% अकेले 5 राज्यों में से हैं। इनमें 21.6% मामलों के साथ महाराष्ट्र शीर्ष पर है। इसके बाद आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु के साथ कर्नाटक और उत्तर प्रदेश क्रमशः दूसरे, तीसरे, चौथे और 5वें स्थान पर हैं। पिछले 24 घंटों में 11,915 लोगों के ठीक होने के साथ ही आंध्र प्रदेश में रिकवरी दर सबसे अधिक रही। इस दौरान कर्नाटक में 9,575 और महाराष्ट्र में 7,826, जबकि तमिलनाडु और उत्तर प्रदेश में क्रमशः 5,820 और 4,779 लोग ठीक हुए। इन 5 राज्यों ने पिछले 24 घंटों में देश में रिकवरी दर में 57% का योगदान दिया। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा कि आईएमसी चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री की भूमिका कोविड के बाद की अर्थव्यवस्था और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आत्मनिर्भर भारत मिशन को साकार करने के लिए महत्वपूर्ण है। आईएमसी चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के 114वें स्थापना दिवस समारोह में डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा कि देश में सबसे पुराना चैम्बर ऑफ कॉमर्स, जिसमें से महात्मा गांधी भी एक सदस्य थे, आईएमसी का गौरवशाली अतीत और एक महान विरासत है। भविष्य के लिए उससे उतनी ही बड़ी उम्मीदें हैं।
डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा कि कोविड-19 के बाद के परिदृश्य में जब पूरी दुनिया इस अवसर पर आगे बढ़ने की कोशिश कर रही है, भारत के लिए ये एक चुनौती के साथ साथ एक अवसर भी है। दिल्ली में कल कोरोना वायरस के 2000 से ज्यादा नए मामले सामने आए हैं। इसके साथ ही कुल संक्रमितों की संख्या बढ़कर 1,93,526 हो गई। राजधानी में सोमवार को 2,411 मरीजों को डिस्चार्ज किया गया। दिल्ली में अब तक कुल 1,68,384 मरीज स्वस्थ हो चुके हैं। राजधानी में अभी कुल 20,000 से ज्यादा सक्रिय मरीज हैं। राजधानी में अब तक कोरोना वायरस की कुल 18,03,466 जांच की गई। दिल्ली में अभी कुल 11,613 मरीज होम आइसोलेशन में हैं। राजधानी में अभी कुल जो कंटेनमेंट जोन है उनकी संख्या है 1,114। कोरोना के कारण 17 मार्च से बंद चल रहे स्मारक ताजमहल और आगरा किला को 21 सितंबर से सैलानियों के लिए खोल दिया जाएगा। ताजमहल और आगरा किले को 21 सितंबर से पर्यटकों के लिए खोलने का फैसला किया गया है। ताजमहल के गेट पर थर्मल स्क्रीनिंग की जाएगी। तापमान सही होने पर ही आगंतुकों को ताजमहल में प्रवेश करने दिया जाएगा। ताजमहल में 5,000 और आगरा किला में 2,500 पर्यटकों को प्रतिदिन प्रवेश मिल सकेगा। आगरा में सिकंदरा, फतेहपुर सीकरी और एतमाद-दौला सहित अन्य सभी स्मारक 1 सितंबर से ही खोले जा चुके हैं। और अब बात दुनिया भर में कोरोना की स्थिति की। दुनिया भर में कोरोना के बढ़ते संक्रमण के बीच अब तक 2,72,46,000 से ज्यादा मामले सामने आ चुके हैं। इसमें 8,90,000 से ज्यादा लोगों की इस वायरस से मौत हो चुकी है। कोरोना संक्रमण की सबसे ज्यादा प्रभावित अमेरिका है, जहां पे अब तक 62,99,000 से ज्यादा लोग महामारी से संक्रमित हो चुके हैं और 1,89,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं ब्राजील में 41,47,000 से ज्यादा लोग संक्रमित हैं और 1,26,000 से ज्यादा मौत दर्ज की गई। रूस में भी कोरोना संक्रमण काफी तेजी से फैला है और वहां पे अब तक 10,27,000 से ज्यादा लोग संक्रमित हो चुके हैं। भारत ने स्वदेश में पूरी तरह से निर्मित हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी डिमॉन्स्ट्रेटर व्हीकल का कल सफल परीक्षण किया। यह स्वदेशी रक्षा प्रौद्योगिकियों के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। इस सफल परीक्षण के साथ ही रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन ने अत्यधिक जटिल प्रौद्योगिकी क्षमता का प्रदर्शन किया, जो अगली पीढ़ी के हाइपरसोनिक व्हीकल के निर्माण में मददगार साबित होगा। अधिकारियों के मुताबिक देश के भविष्य के मिसाइल सिस्टम और एरियल प्लेटफॉर्म के लिहाज से ये उपलब्धि महत्वपूर्ण साबित होगी। इस व्हीकल में स्वदेश में विकसित स्क्रैम जेट प्रोपल्शन प्रणाली का उपयोग किया गया है। The hypersonic test demonstration vehicle, which is successfully flight tested from interim test range, Arctic coast of Bay of Bengal from Orissa, is a major technological breakthrough of the country. उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने भी इस उपलब्धि के लिए रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन को बधाई दी है। अपने ट्वीट संदेश में उपराष्ट्रपति ने लिखा कि स्वदेशी स्क्रैम जेट इंजन की मदद से हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी डिमॉन्स्ट्रेटर व्हीकल के सफल परीक्षण पर रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन को बधाई। उपराष्ट्रपति ने इस उपलब्धि को आत्मनिर्भरता की दिशा में महत्वपूर्ण कदम बताया और मिशन से जुड़े सभी वैज्ञानिकों को शुभकामनाएं दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाइपरसोनिक टेस्ट डिमॉन्स्ट्रेशन व्हीकल की सफल उड़ान के लिए डीआरडीओ को शुभकामनाएं दी हैं। प्रधानमंत्री ने ट्वीट किया कि हमारे वैज्ञानिकों ने स्क्रैम जेट इंजन विकसित करने में सफलता हासिल कर ली है और इसकी प्रगति ध्वनि की गति से 6 गुना ज्यादा होगी। बहुत कम देशों के पास ऐसी क्षमता है। देश ने रक्षा के क्षेत्र में बड़ी सफलता हासिल की है। डीआरडीओ ने सफलतापूर्वक HST-DV का फ्लाइट टेस्ट किया। ये एक तकनीक है जिसका इस्तेमाल हाइपरसोनिक और क्रूज मिसाइलों के लॉन्च में किया जा सकता है। बड़ी बात यह है कि इस हाईटेक एयरक्राफ्ट को देश में ही विकसित किया गया है। Civilian use is essentially for launching of satellites. Again, there are certain amount of limitations. When you talk of a hypersonic technology, it is not only the speed part of it. When we talk at 1 Mach, that means it is equivalent to a speed of a sound. So you're traveling at a speed of more than 5 Mach, then you are entitled to call that particular system as a hypersonic system. These are the types of weapons which can fly at a speed of 5,000 km per hour or more than that. That is Mach 5. As also, they can keep low, that is endo-atmospheric region up to below 90 kilometers. And thirdly, they do not lose maneuverability in flight. That means they are the 3 main characteristics. रिजर्व बैंक ने कहा है कि कोविड-19 महामारी से प्रभावित 26 क्षेत्रों को कर्ज
पुनर्गठन की छूट दी जाएगी। रिजर्व बैंक ने इस पर केवी कामत समिति की सिफारिशों को मंजूरी देते हुए कहा कि 5 मानकों पर कर्ज पुनर्गठन योजना लागू होगी और महामारी से प्रभावित उद्योग क्षेत्रों की वित्तीय समस्याओं का समाधान किया जाएगा। रिजर्व बैंक ने 7 अगस्त को केवी कामत की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया था। समिति को कोविड-19 से संबंधित दबाव वाली संपत्तियों के समाधान के नियम कायदे के बारे में सुझाव देने को कहा गया। एक मिशन मोड पर भारतीय रेलवे का समर्पित फ्रंट कॉरिडोर गति पकड़ रहा है। रेल मंत्री पीयूष गोयल ने समर्पित फ्रंट कॉरिडोर की प्रगति और महत्वपूर्ण मुद्दों को हल करने के लिए राज्य सरकार के मुख्य सचिवों के साथ एक समीक्षा बैठक की। पीयूष गोयल ने इस संबंध में उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, बिहार, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्रियों को पत्र भी लिखे हैं। परियोजना की किलोमीटर से किलोमीटर प्रगति पर निगरानी रखने के लिए डैशबोर्ड तैयार किया जा रहा है। वास्तविक समय के आधार पर राज्य सरकारों, क्षेत्रीय रेलवे ठेकेदारों के महत्वपूर्ण मुद्दों को हल करने के लिए दैनिक आधार पर ओपन हाउस वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग भी शुरू की गई है। वरिष्ठ नागरिकों को कोरोना के बचाव से संबंधित जरूरी चीजें मुफ्त में न मिलने पर सुप्रीम कोर्ट ने सभी राज्यों को नोटिस जारी किया। कोर्ट ने 4 हफ्ते में हलफनामे के जरिए जवाब मांगा है। कोर्ट ने सभी राज्यों से पूछा है कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा 4 अगस्त को दिए गए आदेश का पालन राज्य सरकारें क्यों नहीं कर रही हैं। मामले की सुनवाई के दौरान कोर्ट ने राज्य सरकारों को फटकार लगाते हुए कहा कि हमारा देश एक बड़ा देश है। जनता की समस्याओं से जुड़ा हर मामला सुप्रीम कोर्ट में जनहित याचिका के तौर पर नहीं सुना जा सकता। सरकारों को चाहिए कि वो खुद जनता की दिक्कतों का ख्याल रखें। भगोड़े हीरा कारोबारी नीरव मोदी के प्रत्यर्पण के मुकदमे की 5 दिन की सुनवाई सोमवार को ब्रिटेन की अदालत में शुरू हो गई। सुनवाई का ये चरण 5 दिन तक चलेगा। दक्षिण लंदन में स्थित वंसवर्थ जेल में कैद नीरव मोदी वीडियो लिंक के जरिए पेश हुआ। प्रख्यात वैज्ञानिक गोविंद स्वरूप का सोमवार की रात को महाराष्ट्र के पुणे में एक निजी अस्पताल में निधन हो गया। वो 91 वर्ष के थे। राष्ट्रीय रेडियो खगोल भौतिकी केंद्र एनसीआरए ने एक बयान में ये जानकारी दी। एनसीआरए ने कहा है कि हम बेहद भारी मन से ये घोषणा करते हैं कि हमारे विख्यात वैज्ञानिक एवं महान रेडियो खगोल शास्त्री प्रोफेसर गोविंद स्वरूप का सोमवार की रात 9 बजे निधन हो गया। उसने कहा कि 1929 में जन्मे स्वरूप भारत में रेडियो खगोल विज्ञान के क्षेत्र में मार्गदर्शकों में से एक थे। और आज अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस है। विश्व में शिक्षा और साक्षरता की जागरूकता फैलाने के लिए इसे हर साल 8 सितंबर को मनाया जाता है। विश्व की आधे से ज्यादा समस्याओं की जड़ अशिक्षा है। इसलिए 1966 में यूनेस्को ने शिक्षा के प्रति लोगों में जागरूकता बढ़ाने और विश्व भर के लोगों का इस तरफ ध्यान आकर्षित करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस मनाने का निर्णय लिया था। अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस के मौके पर उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने ट्वीट किया है। उपराष्ट्रपति ने लिखा कि साक्षरता व्यक्ति और समाज के जीवन को सशक्त बनाने और बदलने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस पर आइए एक साक्षर, आत्मविश्वासी और सक्षम भारत बनाने का संकल्प लें, जो साक्षर, शिक्षित और सशक्त हो। भारत रत्न और मशहूर गायक भूपेन हजारिका की आज जयंती है। भूपेन हजारिका गायक और संगीतकार होने के साथ ही एक कवि, फिल्म निर्माता, लेखक और असम की संस्कृति और संगीत के अच्छे जानकार थे। उन्हें दक्षिण एशिया के सबसे नामचीन सांस्कृतिक कर्मियों में से एक माना जाता रहा है। मखमली आवाज और कलात्मक संगीत से देश और दुनिया को दीवाना बनाने वाले भूपेन हजारिका का जन्म 8 सितंबर 1926 को असम के सदिया में हुआ। भूपेन हजारिका बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे। उन्होंने हिंदी, बांग्ला, अंग्रेजी समेत अनेक भारतीय भाषाओं में गीत गाए। फिल्म रुदाली के गीत हो चाहे गंगा नदी पर लिखे उनके गीत और संगीत भूपेन दा ने कभी नहीं भुलाए जा सकने वाले हजारों गीतों को अपनी दिलकश आवाज की बदौलत अमर बना दिया। खुद अपने गीत लिखने, संगीतबद्ध करने और गाने में उन्हें महारत हासिल थी। उन्हें दक्षिण एशिया के श्रेष्ठतम जीवित सांस्कृतिक दूतों में से एक माना जाता था। और इन तमाम खबरों के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल मेरे साथ इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।